साहित्य की पकड़ और मगरमच्छ की पकड़। भाई बड़ी मजेदार होती है आपकी बातें। खैर अब ध्यान से सुनिए जी। हे जनदात्री भारत भूमि, एक समय था जब तुम वीर्यवान महापुरुषों की तपोभूमि थी। उस समय राजा का राज्य भी तब था और कवि का कवित्व भी तब का ही नामांतर था। तपस्वी जनक राजा राज्य शासक थे और तपस्वी वाल्मीकि रामायण का गा गा कर तप का प्रभाव और प्रचार करते थे। उस समय पूर्ण ज्ञान, पूर्ण विद्या, संसार का पूर्ण कर्तव्य और जीवन का पूर्ण आनंद साधना की सामग्री थी। तब लोगों के निवास स्थान भी आश्रम थे और वन भी आश्रम थे। और जो नाट्यशालाओं में कुछ त्यागनी संगीत विद्या विदेशी मुरली के फटे कंठ से आर्तनाद कर रही है और क्लबों में जाकर सुरा सरोवर में पांव फिसलाकर डूब मरना चाहती है, उसी संगीत ने किसी दिन भारत भूमि के उदर से जन्म लेकर उसे स्वर्ग बना दिया था। केदार बाबू, केदार बाबू जी सुन रहे हैं ना? जी 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 आप पढ़िए, मैं ध्यान से सुनना चाहता हूँ। वही तो वो संगीत था जिसने नारद की वीणा की स्वर लहरों से निकलकर वैकुंठाधिपति के चरण कमलों से निकले हुए जल स्रोत को मरु यमलोक में प्रवाहित कर दिया था। हे अभागिनी जन्मभूमि, आज तुम भूखे, गरीब और बीमार शिशुओं की माँ हो। बाबू साहब, आपका खाना तैयार है। अभी प्रतीक्षा करें, कह दो जाकर। भला प्रतीक्षा करने और बैठने के लिए किससे कहूँ? खाना लग गया है। अब उठा जाएगा। अरे आप कहाँ उठ रहे हैं? नहीं तो उनके उठने की क्या जरूरत है? बस रात भर बैठे बैठे तुम्हारी किताबें सुनते रहे। बाबू साहब जाओ, आप अपने घर जाओ, बेकार में बड़े बाबू का माथा खराब होगा। बैकुंठ बाबू, ये आपके कौन है? नौकर है अपना, इसना। नौकर? बातें तो बड़ी दो टूक करता है। अरे आप उसकी बातों पर ध्यान न दें। वो क्या है ना कि बहुत बहुत पुराना है, बहुत पहले से हमारे पास है, इसलिए मुझे मानता बिल्कुल नहीं है। आप तो पुराने हैं, लेकिन मेरी जान पहचान तो बिल्कुल नहीं है, इसलिए शायद मुझे भी मानता नहीं होगा। हम में और आप में वाकई बहुत फर्क है। खाना आपके घर आया रखा रहता है और हमें भोजन की तलाश में इधर उधर घूमना पड़ता है। खैर, अपना अपना भाग्य है। दुनिया में काफी सारे ऐसे लोग हैं जो सुबह से शाम तक खाने की तलाश में घूमा करते हैं, फिर भी उन्हें भोजन नहीं मिलता। शायद उन्हीं में से हम लोग भी कहीं हैं। भाई बात तो आपकी बहुत चिंता की है, पर इस पर भी मजे की बात यह है कि जब भी आपको देखता हूँ प्रसन्न चित्त मुद्रा में भाई। सच पूछिए केदार बाबू, आप पुरुष नहीं जी, महापुरुष हैं। केदार बाबू, यदि मैं अपनी छोटी सी सामर्थ्य से आपकी तनिक भी सेवा कर सकूं तो संकोच मत कीजिएगा। अरे नहीं बैकुंठ बाबू, आप कैसी बातें कर रहे हैं? वो मुझे आपसे धन दौलत लक्ष्मी इस तरह की किसी चीज की कोई आशा नहीं है ना। अच्छा, मुझे तो आपके संदर्भ में आकर ऐसा लगता है कि जितना ज्यादा कोई खुशी से देता है तो ले लेना चाहिए। मिट्टी कर दिया मूर्ख का। भला केदार बाबू, ये लड़का कौन है? क्या बताऊं बैकुंठ बाबू, ये जैसे मूल के पीछे ब्याज लगा होता है ना, ये मेरा वही है। यहाँ अपना ही बोझ नहीं उठता, भगवान ने ये वाला ऊपर से लाद दी। अरे बाबूजी, ये अगर बैल हैं तो मैं इनकी पूंछ हूँ। जब ये भोजन किया करते हैं ना तो मैं इनकी मक्खियां उड़ाया करता हूँ, और जब काम में सुस्ती आने पर किसान का डंडा चलता है ना तो पूंछ मरोड़ने की पूरी ताकत मुझ गरीब पर ही आजमाई जाती है। भाई केदार बाबू, ये लड़का आपको खूब मिला है। केदार बाबू, समय बहुत अधिक हो गया है, तो खाना पीना यदि यही कर लिया जाए तो ठीक रहेगा। अरे नहीं बैकुंठ बाबू, अरे आप इसकी परेशानी बिल्कुल ना उठाएं। वाजिबा, भला इसमें परेशानी और झंझट की क्या बात है? अगर बाबू साहब को खिलाने पिलाने में इतना ही आनंद आता है तो ये काम हमें जल्दी कर लेना चाहिए, और अगर हमने खाया पिया नहीं तो सबसे ज्यादा मुसीबत उठानी पड़ेगी हमें। बैकुंठ बाबू, एक बात है,
शुभ काम जितनी जल्दी हो जाए देखो उतना अच्छा है वैकुंठ बाबू। भोजन आप जल्दी मंगा लें। ठीक बात है लल्ला जी, आज तुम ठीक से भोजन करना। जब कोई पेट भर के भोजन करता है तो मुझे बड़ा आनंद मिलता है। अरे वैकुंठ बाबू, क्या है, इस छोकरे के तो पेट में हमेशा आग लगी रहती है, लेकिन मैं आपके यहाँ आकर सारी बातें भूल जाता हूँ। मुझे तो बस ये लगता है इस ज्ञान भंडार से जितना ज्यादा ज्ञान मैं अपने यहाँ पर इकट्ठा कर सकूं। आपकी बातें बड़ी मजेदार और रसीली होती है। अरे वैकुंठ बाबू, बातों डूबकर असली काम को नहीं भूल जाना चाहिए। और देखो भूख ने भी अपना काम शुरू कर दिया है। ठीक बात है भाई, ठीक है, अभी व्यवस्था करता हूँ। स्नान, अरे ओ स्नान, कहाँ गया रे स्नान? जी बाबू साहब, आया। एक थे, अब दो हो गए। अरे भैया सुनो, देखो नाराज नहीं हुआ करते, थोड़ा सा भोजन तुम भी कर लेना। शायद अभी किताबें सुनाई जा रही होंगी। अरे नहीं, किताब नहीं। देखो स्नान, तुम तो समझदार हो ना, ये दो बाबू साहब आए हैं ना, इनके लिए भोजन लेकर जाओ, जल्दी करो। अब मैं भोजन कहाँ से लाऊं? कहाँ से लाऊं? हे भगवान, समझा कर स्नान, तू अंदर जाकर नीरू से बोल तो सही। ये काम मैं नहीं कर सकता बाबू साहब। अब भीतर जाकर मैं दीदी से भोजन पकाने के लिए नहीं कह सकता। वो वैसे भी आपके इंतजार में बैठी हुई हैं। मेरे इंतजार में बैठी है? क्यों? आपके भोजन लेके। अरे मेरा भोजन लिए बैठी है, पर ये तो सोच लूं, जब तक मैं इन दोनों को भोजन नहीं करा दूंगा तब तक भला कैसे भोजन कर सकता हूं मैं? तू एक बार जा और जाकर उससे कहने से वो तुरंत एकदम। ये तो मैं जानता हूँ बाबू साहब कि कहने से वो चूल्हा फूकना शुरू कर देगी, पर क्या आपको मालूम नहीं कि आज एकादशी है? व्रत के दिन उनको क्यों कष्ट देते हो बाबू साहब? बाबू साहब, आज नीरू दीदी का व्रत है, इसलिए आज तो क्षमा कीजिए और घर जाकर खा पी कर सो जाइए बाबू साहब। अरे भैया, किसी भी मामले में राय देना एक अलग बात है, पर बिना भोजन के खाया क्या जाएगा ये सोचना एक टेढ़ी खीर है। तुम्हारा क्या, तुमने तो दे डाली राय। अरे तीन कौड़ी, तू चुप कर। वैकुंठ बाबू, आज आप रहने दीजिए, आप परेशान ना हो। अरे नहीं, अरे स्नान, तू ये बता कि तेरे वजह से क्या मुझे घर छोड़कर जंगल की शरण लेनी पड़ेगी? हैं? अरे घर में कोई अतिथि आएगा तो उसे खाने पीने भी नहीं देगा क्या? असभ्य कहीं का है? चल निकल जा यहाँ से, दूर हो मेरी नजरों से, नालायक। अरे बाबू साहब, आप तो नाराज हो गए। मुझे लगता था कि आपको खिलाने पिलाने में कोई दिक्कत और परेशानी नहीं होगी, लेकिन अब देखता हूँ कि आपको दिक्कत और परेशानी दोनों हो रही है। अरे नहीं, दिक्कत कोई नहीं। वो क्या है ना कि आज एकादशी है ना, तो निरुपमा का व्रत है आज। निरुपमा? अरे कौन निरुपमा? निरुपमा मेरी विधवा बेटी है, उसने एकादशी का व्रत रखा है आज। अच्छा वैकुंठ बाबू, आज आप रहने दीजिए, आप बिल्कुल कष्ट ना उठाएं। अरे बैठो तो, रुको जरा। वैकुंठ बाबू, खिलाने पिलाने में आपको आनंद आता है, ये तो मुझे पता है, लेकिन एक बात सुनो, अगर आप कहें तो मैं बड़ा बाजार होकर आता हूँ और वहां से खरीद कर खूब सारी पूरी, गर्मा गर्म जलेबियां, गर्मा गर्म कचौड़ी सब खरीद कर लाता हूँ। आप जरा रुकिए। और हाँ, इसमें इधर उधर घुमाने की कोई बात नहीं है, मैं खुद जाकर ले आऊंगा। बैठ तीन कौड़ी, हैं? तूने इतने दिन मेरी संगत की, फिर भी तेरा लालची स्वभाव दूर नहीं हुआ, हैं? कुत्ते की पूंछ 12 साल नलकी में रही, लेकिन रही टेढ़ी की टेढ़ी। केदार बाबू, अरे वैकुंठ बाबू, आप बैठिए। लगता है आप नाराज हो गए। अरे उनका स्वभाव मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। 2 मिनट में उनका क्रोध शांत करके अभी आपके सामने लाता हूँ। ठीक है वैकुंठ बाबू, आप रुकिए। आप समझे नहीं, जब आदमी के पेट में आग लगी होती है ना, तो उसके मुंह से बातें भी गर्मा गर्म निकलती है वैकुंठ बाबू। भाई तुम्हारी बातें बड़ी मजेदार होती हैं। लो ऐसा करो, तुम स्वयं जाओ और कुछ प्रबंध करके लाओ, ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल। और सुनो, कोई विचार मन में मत लाना, समझे? अरे कुछ नहीं वैकुंठ बाबू, आप अपने दिमाग में ये बात बिल्कुल ना लेके आए कि मैं कुछ विचार लेके आऊंगा, और मेरा स्वभाव तो बिल्कुल वैसा है ही नहीं।
मैं भी आपके लिए भोजन की व्यवस्था कर कर लाता हूँ। बड़ी मजेदार बातें करता है ये लड़का। बाबू साहब, बाबू साहब, बाबू साहब, उधर भोजन ठंडा हुआ जा रहा है। चलो बाबू साहब। मुझे नहीं करना है भोजन, तुम जाओ। अरे बाबू साहब, चलो गुस्सा छोड़ो बाबू साहब, चलो भोजन ठंडा हुआ जा रहा है। मैंने तुमसे कहा ना, तुम जाओ। अरे बाबू साहब, गलती हो गई तो मेरे 2 जूते मारो, लेकिन भोजन कर दो। मुझे चलो। भोजन नहीं करना, एक बार कह दिया ना, तुम जाओ यहाँ से। अरे बाबू साहब, गलती हो गई तो क्षमा कर दो ना बाबू साहब। भोजन करो, उठो उठो बाबू साहब। तक तलाश करके लाए हैं, ये क्या काम है? और भार मत चढ़ाइए, सहन नहीं कर पाऊंगा। पुस्तक तो खैर बहुत बढ़िया है बैकुंठ बाबू, पर मुझे लगता है कि कीमत के बारे में मैं शायद ठग लिया गया हूँ। बिल्कुल नहीं, केवल बहन है आपको ठगने का। इन चीजों की कीमत मैं जानता हूँ। बड़ा भारी मूल्य चुकाने पर भी ऐसी चीजें नहीं मिल पाती। अब क्या बताऊं बैकुंठ बाबू, वो तो 1000 रुपए मांग रहा था। मैंने 800 रुपए कहा। खैर शायद 850 तक बात बन जाए। 850? ज्यादा है। अरे ये समझो धूल की कीमत में मिल रही है। ऐसा करो, अभी जाकर दे आओ, अभी जाकर दे आओ। अगर वो मुकर गया तो बड़ी परेशानी होगी। लगता है बेचारे पर कोई संकट आन पड़ा है। और ये पूरे संकट में है, और वरना ऐसी कीमती पुस्तक कोई भला बेचा करता है। सुना है उसकी 3 सालियां हैं और मजबूरी में उसे तीनों सालियों का विवाह एक ही व्यक्ति से करना पड़ेगा। अब मैं मानता हूं कन्यादान एक दान है, लेकिन साली दान कहाँ का दान है? पूरे संकट में है वो बेचारा। केदार बाबू, आप बड़े रसिक मालूम होते हैं। बैकुंठ बाबू, रसिक बनना पड़ा है मुझे, स्वयं भोगी हूं ना मैं। संसार में सालियां कितनी सुंदर होती हैं। साली जैसी वस्तु इस दुनिया में मिलना कठिन ही नहीं, महाकठिन है। लेकिन अगर ससुराल से हटाकर एकदम सिर पर लाद दी जाए ना, तो बोझा संभालना मुश्किल हो जाता है। बोझा संभालना मुश्किल हो जाता है। कमाल की बातें करते हैं केदार बाबू आप। बोझा संभाल। बैकुंठ बाबू, मुझसे तो ये बोझा वास्तव में नहीं समझता। एक तो साली, ऊपर से उसकी सुंदरता बिना किसी दोष के, यानी कि संपूर्ण सुंदर। किसी भी काम के लिए आंख उठाता हूं ना, तो पत्नी सोचती है कि साली को तलाश कर रहा हूं, और अगर आंखें बंद करता हूं तो वो सोचती है कि साली का ध्यान कर रहा हूं। और अगर मुझे खांसी आ जाती है तो मालकिन सोचती है कि जरूर इसमें कोई संदेह की बात छिपी है। और अगर खांसी दबाता हूं तो बैकुंठ बाबू क्या बताऊं आपसे किस किस तरह के संदेह किए जाते हैं। अरे भाई साहब, ईशान कह रहा है उधर आपका भोजन ठंडा हो रहा है, और आप हैं कि यहाँ इतिहास की चर्चा कर रहे हैं अभी तक। अरे नहीं, इतिहास कुछ नहीं, बस यही केदार बाबू से थोड़ी गपशप कर रहा था। क्यों केदार बाबू? अरे केदार, तुम यहाँ कैसे? भाई साहब पर कोई चक्कर वक्कर चला रहे हो क्या? बैकुंठ अविनाश भाई, तुम भी रहे बच्चे के बच्चे ही ना। अरे कमाल है आपसे भी। अरे भाई साहब, किन्हें पकड़ लिया ये? जिन्हें ऐसे हजरत हैं, अगर किसी को एक बार पकड़ ले जिंदगी भर पीछा नहीं छोड़ते। छी अविनाश, ये बातें तुम्हें शोभा नहीं देती। अरे नहीं नहीं बैकुंठ बाबू, आप उसकी चिंता मत कीजिए। असल में क्या है कि अविनाश बचपन से मेरा साथी रहा है, स्कूल में हम साथ पढ़े हैं, तो जहां मिलता है मजाक शुरू कर देता है। पर भैया, मेरा मजाक तुम्हारे मजाक से बहुत हल्का होता है। अभी उस दिन तुम कुछ रुपए ले गए थे ना, लगता है फिर जरूरत पड़ गई। कौन सी पट्टी पढ़ा रहे हो भाई साहब को? अविनाश भाई, कैसी बातें कर रहे हो आप? बेचारे बैकुंठ बाबू पता नहीं क्या सोचते होंगे। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। पर अविनाश, तुम्हारा हाथ से बड़ा बेढंगा होता है भाई। अरे कम से कम अपने मित्र के बारे में तो। इनके बारे में कभी मजाक नहीं करता। अरे अभी एक बात सोचो, केदार बाबू मेरे घर आए हैं, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है, और तुम मेरे सामने ही इनका अपमान कर रहे हो। नहीं, आप बिल्कुल नाराज मत हो, वो तो हमारे बीच चला करता है।
आप तो बेकार ही परेशान हो गए। भला केदार का इसमें किस बात का अपमान? फिर बोले तुम, जाओ, मैं तुमसे बात नहीं करता। अच्छा क्षमा कर दीजिए भाई साहब, अच्छा गलती हो गई भाई साहब, क्षमा कर दीजिए। अच्छा ठीक है, क्षमा चाहते हो ना, तो सुनो मेरी बात। केदार बाबू की एक विवाह योग्य साली है, बहुत सुंदर है, और तेरा भी अभी विवाह नहीं हुआ है, समझ रहा है ना? योग्य है अविनाश बाबू, हर तरह से योग्य है, और आप भी काबिल हैं। बल्कि आप जैसा हट्टा कट्टा लंबा चौड़ा नौजवान जिसके भाग्य में लिखा हो उसका तो क्या कहना। आजकल तो बैकुंठ बाबू ऐसे जवान फौज में भी नहीं मिलते। और अविनाश भाई बिल्कुल आपके अनुरूप मनोरमा भी कमाल की सुंदरी है। आप दोनों की जोड़ी बिल्कुल राम सीता की जोड़ी लगे। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा, मेरे मन की बात कही है बिल्कुल आपने। भाई साहब मेरा मन ब्याह ब्याह का अब नहीं होता, और फिर जो मजा कुंवारे रहने में है वो शादी के बाद बिल्कुल नहीं मिलता। अरे वाह वाह अविनाश भाई, बहुत बढ़िया बातें करते हैं आप। शादी से पहले ही मना? अरे भाई अगर शादी के बाद मना किया होता तो कुछ अर्थ भी लगाया जाता। अविनाश, लड़की रूपवती और गुणवती है। आपने देखी है? अरे जब केदार बाबू स्वयं कह रहे हैं तो उसमें देखने वाली कौन सी बात है? अरे भाई कैसे विश्वास दिलाऊं? तुम मेरे चेहरे पे बिल्कुल मत जाओ। असल में क्या है, वो मेरे परिवार की नहीं है, मेरी साली है। भला तुम मेरा चेहरा देखकर डर क्यों गए? अरे वो केवल मेरी साली है, एक बार तुम अपनी आंखों से उसे देखकर तो आओ। हाँ ये बिल्कुल सही रहेगा। अविनाश तुम एक बार स्वयं जाकर देखाओ। जब मैं घर में बाहर के किसी दूसरे आदमी को लाना ही नहीं चाहता तब मैं देखकर क्या करूंगा? तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन एक बात बताओ, बाहर वाले किसी की तरफ देखने में हर्ज भी क्या है? अरे भाई अगर आप उसे देखने जाओ ना तो बाहर वाले का कुछ दिखेगा है, और ना घर वाले का ही कोई फर्क पड़ेगा। अच्छा यही बात है तो देख आऊंगा भाई। भाई साहब अब आप चलिए, भोजन कर लीजिए। अरे ऐसे कैसे हो सकता है? और पहले केदार बाबू के लिए तो प्रबंध होना चाहिए। अरे बैकुंठ बाबू छोड़िए, भोजन स्वयं तो चल के आ नहीं जाएगा, कृष्णा को बुलाकर कहिए। अरे नहीं नहीं, ईशान से कहने की कोई जरूरत नहीं, उससे हम पहले ही बात कर चुके हैं। ये 3 कौड़ी अभी तक नहीं आया, आपने भेजा था क्या उसे? हाँ वो गया था। पूड़ी वाला, कचौड़ी वाला और गर्मा गर्म जलेबी वाला, गर्मा गर्म खस्ता वाला। भाई साहब आप लोग यहाँ जाइए, मैं आप लोगों के लिए भोजन परोसता हूँ। अरे भाई 3 कौड़े, तुम भी बैठो, परोसने का बंदोबस्त मैं करता हूँ। अरे नहीं भाई साहब, मैं तो पहले ही पेट पूजा कर कर आया हूँ। तू बड़ा बेअदब है, पेट तू कहीं का। अरे केदार बाबू लाचारी है, जन्मते ही मां मर गई, दूध के लिए रोया पर देता कौन। जहां भी जाता हूं ना वहां सब चौपट हो जाता है। काम भले ही कितना अच्छा करूं लेकिन सबकी सब व्यवस्थाएं बेकार जाती है। लेकिन अगर आप कहते हैं तो मैं आपके कहने से थोड़ा सा भोजन जरूर कर दूंगा। अरे भाई केदार, इस छोकरे को कहां से पकड़ लाए तुम? अरे अविनाश भाई क्या बताऊं, अब इसे ढूंढने के लिए कहीं देश देशांतर तो जाना पड़ा नहीं, अपने आप ही पता नहीं कहां से आदम का। अब इसे छोड़ूं भी तो कहां छोड़ूं, मैं तो इसी चिंता में भुला जा रहा हूं। अच्छा भाई साहब अब आप भी चलिए, भोजन कर लीजिए। अरे अविनाश ऐसे कैसे हो सकता है? पहले इन दोनों को भोजन करने दो। अरे बैकुंठ बाबू आप हमारी फिक्र छोड़िए, आप भोजन कीजिए, हम लोग तो खा ही रहे हैं। अरे नहीं, संकोच वाली कोई बात नहीं, खिलाने पिलाने में मुझे बड़ा आनंद मिलता है। बैकुंठ बाबू अगर आपको खिलाने पिलाने में इतना ही आनंद आता है तो हम कल फिर आ जाएंगे, इसमें कौन सी दिक्कत वाली बात है। और एक काम कर, ये सारा भोजन ना सारा इकट्ठा करके घर लिए चला चल। यहाँ तो मेरा ख्याल जो बचेगा खराब हो जाएगा, बहुत ज्यादा आ गया है। सुबह हमारे घर नाश्ते में काम आएगा। चल। अरे भाई साहब जरा रुक तो जाओ, इनका भोजन भी यही मंगा लेते हैं। क्या ना जाने क्या इन्होंने इनके लिए रसोई में पकाया होगा, वो भी हमारे सामने आ जाएगा और हम वो भी खा लेंगे।
भाई लड़का बातें बड़ी कमाल की करता है। केदार बाबू, भोजन तो आपको यही करना पड़ेगा। ये लड़का मुझे बहुत अच्छा लगता है। बाबू साहब, बाबू साहब। आया भाई, आया अभी। ठीक है, फिर आप लोग जाने पर तुले हैं तो कल फिर। नहीं 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 नहीं, रोज रोज ये सब खाना पीना अच्छा नहीं लगता वैकुंठ बाबू। अच्छा अविनाश भाई, कल सुबह ही मनोरमा को देखने आ जाना है ना, मैं आपका इंतजार करूंगा। हाँ अभी सुबह अवश्य चले जाना, भूलना मत। अच्छा भाई साहब, ड्यूटी जाते समय हुआ। भाई साहब, ये कुछ पैसे भोजन में से बच गए थे, सोचा मैं आपको दे दूं। अरे वाह। अरे ये चीजें मेरे पास बचती नहीं, मैं तो केवल भोजन का ही शौकीन हूँ ना भाई साहब। अबे, तेरे बाप ने तेरा नाम 3 कौड़ी पता नहीं क्यों रखा होगा। हीरा लाल, चल चलो भाई साहब चलो। गोरी तेरा गांव बड़ा प्यारा, मैं तो गया मारा, आके यहाँ रे, आके यहाँ रे, आके यहाँ रे, आके यहाँ रे। अविनाश भाई, आज तुम्हारा। अच्छा अविनाश भाई, नमस्कार, चलता हूँ। बहुत वक्त लिया आज तुम्हारा। अरे केदार भाई, कहाँ चल दिए? बैठो तो सही। अरे मुझे आज बहुत काम है। अरे नहीं यार, ये कोई बात नहीं भला। बैठिए साहब, बैठिए। जब मैं चला आया था उसके बाद मनोरमा क्या कुछ कह रही थी मेरे बारे में? अरे जब भी तुम्हारा जिक्र छिड़ता है ना, अरे उसके गाल विलायती टमाटर जैसे लाल हो जाते हैं। अच्छा, कितना शर्माती हो? ही इतना शर्माती है। खराब लक्षण यही है अविनाश बाबू। अच्छा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। इसमें कौन से खराब लक्षण हो गए भला? ये स्वाभाविक है। असल में क्या है, जब तीर छूटता है ना कमान से, तो पहले तो पीछे की तरफ जबरदस्त खिंचाव होता है। उसके बाद जैसे ही चुटकी से छूटता है तो सांप की तरह हवा में लहराता हुआ सीधा निशाने पर लगता है। ये समझ लो, जहां लाल ज्यादा दिखाई दे, प्रेम की दौड़ तीर से कम नहीं है। लगता है केदार, तुम मेरा नाम लेकर उससे जरूर कोई मजाक करते हो। अच्छा ये तो बताओ, कैसे शर्माती हो? अरे हो तो तुम भी गुरु ना। अरे कोई एक बात हो तो बताई की जाए। खैर आज मैं चलता हूँ, अभी मैं बहुत देर हो रही है। अरे बैठो तो सही, अभी ऐसे कैसे चले जाओगे? मुझे बहुत जरूरी बात करनी है तुमसे। अच्छा बताओ, जल्दी बताओ। मैंने एक अंगूठी खरीदी है, समझ गए ना? अरे ये तो मामूली बात है, इसमें समझने को क्या जा रहा है? मामूली बात है तो बताओ तो सही, क्या समझे? अरे भैया, जब हाथ में पैसे हो आदमी के तो अंगूठी क्या हार खरीद ले, यही समझा और क्या समझा? तो तुमने समझा खाक। अरे मैं उस अंगूठी को तुम्हारे द्वारा मनोरमा को भेंट देना चाहता हूँ। अच्छा, तुम तो समझदार आदमी हो, इसमें कुछ गलत बात तो नहीं? अरे नहीं नहीं, गलत बात की तो ऐसी तो कोई गलत बात नहीं, बल्कि इसके विपरीत मैं तो ये मानता हूँ कि अगर जब तक तुम उसे कोई प्रेम का उपहार नहीं दोगे, तब तक उसे पता कैसे चलेगा कि तुम उसे कितना प्रेम करते हो? केदार भाई, अगर अंगूठी के साथ साथ एक चिट्ठी भी लिख कर दे दूं तो कैसा रहे? बहुत बढ़िया रहेगा, बहुत बढ़िया रहेगा, तुरंत लिख डालो। तो ठीक है। अंगूठी लाए थे अविनाश? हाँ, ला रहा हूं। ये अंगूठी संभालो, मैं तुरंत एक फटाफट चिट्ठी लिख दो। हाँ, खरा सोना है, वजन भी अच्छा खासा लगता है। चलो अंगूठी तो हाथ आ गई,
और दोनों भाइयों के साथ मेहनत बहुत करनी पड़ रही है। अब अगर मनोरमा का विवाह भी इससे बिना किसी रोक टोक के हो जाए तब मुझे आराम मिले। अविनाश बाबू, चिट्ठी थोड़ा जल्दी थी। आ रहा हूँ भाई। अभी रुको जरा। बहुत छोटा सा लिख दिया है। केदार बाबू से खूब घुटने लगी है। जब से इसने लड़की को देखा है तब से तो अभी इसका पीली नहीं सूखी। इसका स्वभाव भी है संगीत, जिधर झुक गया बस झुक गया। परंतु केदार बाबू कुछ परेशान लगते हैं, इनका उद्धार अवश्य करना चाहिए। केदार बाबू एक नया परिच्छेद लिखा है और सुनाने की तीव्र इच्छा है। भाई साहब, मुझे बहुत जरूरी केदार भाई से एक बात करनी थी। बात का तो ठिकाना ही कोई नहीं। लगता है इस लड़के का दिमाग खराब हो गया है। पर अभी केदार बाबू के बिना मेरा काम भी तो रुका है। अरे वो बाबू साहब, मानक तल्ला से एक माली आया है। अरे उससे कह दे वो अभी चला जाए यहाँ से। अरे भाई जाकर देखो तो सही, इतनी दूर से आया है बेचारा, जाकर उसकी बात पूछो। केदार बाबू के पास तब तक मैं बैठता हूँ। अरे नहीं, मेरी फिक्र आप छोड़िए, मुझे तो जाना होगा, मुझे बहुत काम है। अरे बैठ भी जाओ केदार भाई, चले जाना यार, बैठिए तो सही। केदार बाबू आप बैठिए, आप बैठिए। अविनाश देखो, पेड़ पौधों के संबंध में जो तुम अध्ययन कर रहे हो ना, उसमें लापरवाही बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। अरे भाई तुम्हारा ये काम स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक है और आनंदजनक भी, समझे? भाई साहब, पौधों के बारे में बहुत सावधानी से अध्ययन कर रहा हूँ आजकल। वो तो एक जरूरी काम आ गया था, इसी वजह से बैठा लिया था इन्हें। ठीक है फिर तुम लोग बैठो। अरे भाई साहब, आप यहाँ बैठे हैं और मैं आपको न जाने कहाँ ढूंढ रहा हूँ। अरे तू यहाँ क्या कर रहा है? लगता है आज किसी संकट में हैं आप। जरा यहाँ ये, डरने की कोई बात नहीं है। अरे दो हैं दो, एक को तुम संभालो, एक को मैं लिए जाता हूँ। अरे भाई तीन कौड़ी, बहुत अच्छे समय पर आए हो। आओ तुम मेरे साथ आ जाओ। अरे तीन कौड़ी, तू मुझे कहीं का नहीं छोड़ेगा। अच्छा, लेकिन पूरी दुनिया तो ये कहती है कि तुम मुझे कहीं का नहीं छोड़ोगे। अरे जब से मैंने तुम्हें देखा है तब से मुझे अपना कोई भी रिश्तेदार, मामा मामी, चाचा चाची, ताऊ ताई, कोई भी अच्छा नहीं लगता। मैं तो तुम्हें इतना चाहता हूँ। अरे चल बकवास मत कर। तेरा मामा मामी ताऊ ताई रिश्तेदार नातेदार हैं भी कहीं? सबके सब है वैकुंठ बाबू। लेकिन एक बात बताइए, आप तो ये मानेंगे नहीं, और वो सब मेरी तरह भूखे नहीं है। आप सब लोगों की तरह हंसपुष्ट है, हंसपुष्ट। भाई बातें बड़ी कमाल की करता है ये लड़का। चलो भाई तुम मेरे साथ चलो। और केदार भाई, हाँ आपने लिख दिया ना? हाँ आइए आइए, यहाँ आराम से बैठिए जरा। मैंने लिखा है, सिर्फ छोटी सी एक लाइन लिखी है भाई साहब। देवी के चरण कमलों में पुजारी का पूजोपहार। अरे वाह वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। लाओ तुरंत दे दो, बहुत ही अच्छा लिखा है। अरे अरे रुको 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 जरा। चरण कमल शब्द ठीक सा नहीं लग रहा, अंगूठी ही तो है। अच्छा, अरे तो फिर ऐसा करो, हाँ कर कमलों में लिख दो। कर कमलों में पूजोपहार, कुछ अजीब सा नहीं लग रहा? अरे हाँ ऐसा करो, पूजा का उपहार ना लिखकर खाली उपहार लिख दो, वो अच्छा लगेगा। केवल उपहार? हाँ ठीक है, बहुत अच्छा लगेगा, लिख दो। लिख दो भाई। केवल उपहार लिखने से बड़ा सूनापन, बहुत ही सूनापन आ जाएगा भाई साहब पढ़ने में। पूजोपहार ही ठीक है। अच्छा जैसे तुम्हारी इच्छा, जल्दी लिख दो। तो फिर कर कमलों का क्या किया जाए?
अरे भैया तो फिर चरण कमल रहने दो, बहुत अच्छा है। अब मुझे चलना है, मुझे बहुत देर हो रही है। जरा बैठो भाई साहब, अंगूठी के बारे में चरण कमल शब्द बड़ा ही उटपटांग सा लग रहा है। वाह, अरे भाई उटपटांग क्यों लगेगा? अरे तुम तो चरण कमलों में अर्पण करके छुट्टी मांगो ना, उसके बाद वो कर कमलों में उठाए या चरण कमलों में, ये उसकी समस्या है। अच्छा, अगर पूजोपहार की बजाय प्रणयोपहार लिखा जाए? भाई अगर तुरंत लिख दिया जाए तो बहुत ही बढ़िया। केदार भाई, ये बातें और सर खाना भी ठंडा हो रहा है बाबू साहब, खाना ठंडा हो जा रहा है। अरे इसको हटाइए और मुझे चिट्ठी दीजिए। बाबू साहब, अविनाश बाबू, अरे मैं चिट्ठी लूं ना लूं आपसे? लाइए, मुझे चिट्ठी दीजिए, मुझे चलना है। रुक जाइए जरा, बैठिए तो सही। अरे इसना भाई, खाने की क्या स्थिति है? आखिर नीरू दीदी कब तक बैठी रहेगी भाई साहब? अरे सुन लिया भाई, सुन लिया। तुम जाओ यहाँ से। आपने बड़े बाबू का तो खाना पीना सब छुड़वा ही दिया है, अब छोटे बाबू का भी नाश मारोगे क्या? अरे भाई इसना, ये बात सच है कि तुम मेरा रिया नहीं खाते, बस कम से कम मेरी दुर्दशा के बारे में भी तो सोचो। तुम्हारे बड़े बाबू जो हैं बड़े विस्तार से लिखते हैं, और ये तुम्हारे छोटे बाबू ये छोटी छोटी लाइनें लिखते हैं, लेकिन मेरे दुर्भाग्य से दोनों की लाइनें अब लिखावट बराबर हो जाती है। अरे अविनाश भाई, अविनाश भाई, जब तुम्हारा खाना तैयार है तो तुम जाकर खाना क्यों नहीं खाते? अभी जरा थोड़ा सा रह गया है। बड़े बाबू तो बड़े अरे मैं बाबू अभी चलता हूँ। अब ये भी वैसे हुए जा रहे हैं। ऐसे कैसे चले जाएंगे? आज का भोजन तो हमारे साथ ही करना होगा। आइए बैठिए। तो फिर इसना को बोल तो दीजिए। हाँ भाई इसना, अरे जाओ जल्दी, बाबू साहब के लिए एक थाली लाओ। क्या कहा बाबू साहब? भोजन की थाली लाओ। अब मैं भोजन कहाँ से लाऊं जब आपने पहले से सूचित नहीं किया? अरे तू तो पूरा मूर्ख का मूर्ख ही रहेगा। नीरू दीदी ने खीर बनाई है, वही ले आओ, जाओ। अरे बड़े भाई साहब केदार बाबू, अरे बड़े भाई साहब केदार बाबू। क्या हुआ? कुछ नहीं कुछ नहीं, आप अपना स्थान बदल ले, मैं यहाँ रहूंगा, आप वहाँ चले जाओ। अरे तू तो खाना खाने गया था। खाना खाने क्या गया था? जब मैं वहां गया तो उन्होंने अपना पोथा निकाल दिया मुझे सुनाने के लिए। मैं तो बड़ी मुश्किल से वहां से भागा हूँ। अगर उस पोथे में एक बार मैं घुस जाऊं ना तो भले कोई मेरी कितनी तलाश क्यों ना कर ले, लेकिन मैं किसी को मिल नहीं सकता। बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर भागा हूं मैं तो वहां से। अरे तीन कौड़े, तीन कौड़े, अरे कहाँ गया भाई तीन कौड़े? कहाँ चला गया? अरे तीन कौड़े, तीन कौड़े। जलती जलाल तू आई बला को टाल, तू जलती जलाल तू आई बला को टाल। क्या हुआ तुझे? कुछ नहीं वैकुंठ बाबू, अब मेरे बस के आपके पोता सुनने की ताकत नहीं है। मैं अपना स्थान बदल दूंगा। जब आप वहां से चले आए ना तो आपके जाने के बाद 3-4 चुड़ैलें आकर मेरे चारों ओर नाचने लगी। बस मैं तो वहां से बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर भागा हूँ। मुझे तो आप माफ करें। भाई हमारे घर में तो ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन अगर तुम्हारे ऊपर कोई ऐसी साया है तो उसे अभी ठीक करता हूँ। कृष्णा, ओ कृष्णा, वो तनिक वो चिमटा गरम करके लाना और थोड़ा लाल मिर्ची का पाउडर भी ले आना। 3 कौड़े का भूत काटना है। अरे भाई साहब ऐसी कोई बात नहीं है, दरअसल मुझसे आपका वो पोथा पढ़ा नहीं जा रहा था, इसलिए मैं बड़ी मुश्किल से वहां से जान बचाकर भागा हूँ। अब मेरे बस की बात नहीं है आपका पोथा पढ़ना। और वो चुड़ैल? चुड़ैल? हाँ, चुड़ैल भूत भला कुछ होते हैं जो मैं उनसे डरूंगा? अरे केदार भाई, क्या तुम पर भी भूत भात आते हैं क्या? अरे मैं ऐसी किसी दखियानुसी चीज में विश्वास नहीं करता अविनाश भाई। तो फिर अभी तुम्हें भी तो कुछ हो गया था ना? अरे हाँ, वो तो मेरे बैठे बैठे जरा कमर में दर्द होने लगा था, तो मैं थोड़ा
कसरत करके उसे ठीक करना चाहता था। केदार बाबू जी आप तो सही है ना बिल्कुल? अरे बिल्कुल सही लक्ष्मण बाबू तो कहते आप चलिए, आप चलिए मेरे साथ। चलिए 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 भाई, राम के हाथों भी मरूंगा तो भी मरूंगा, और रावण के हाथों मरूंगा तो भी मरूंगा, ये तो तय है मरना हर हाल में। लेकिन इस अविनाश की एक एक पकाऊ लाइन से तो मैं उकता गया था। अरे केदार बाबू कहाँ रह गए? चलिए चलिए, अरे कहाँ रह गए थे आप? चलिए। आइए। अरे केदार बाबू कहाँ जा रहे हो? अब बैठूंगा भाई साहब अभी तक काम नहीं हुआ पूरा। अरे दिन रात जब देखो तुम्हारा तो काम ही पूरा नहीं होता। कम से कम ये तो ध्यान किया करो कि इन्हें आराम भी करना है या नहीं है? जब देखो काम ही काम। आइए केदार बाबू। चलिए। गौड़ी बाबू। जी अविनाश बाबू कहिए। अरे बैठिए तो साहब। तीन कौड़ी बाबू जी मनोरमा क्या लगती है तुम्हारे रिश्ते में? मनोरमा से मेरा दूर का रिश्ता है, जिसमें वो मेरी बहन लगती है। तुम्हें पता है उससे मेरी शादी होने वाली है। अच्छा, अरे वो तो होनी ही थी। मेरा भी एक लड़की के साथ ब्याह तय हुआ था, लेकिन बेचारी ब्याह से पहले ही इलाज के मारे मृत्यु लोक को चली गई। क्या कहा? मर गई वो? हाँ, केवल लाश से ही नहीं मरी थी अविनाश बाबू वो। उसने मुझे भी देख लिया था पर्दे से झांक कर, इसीलिए उसे दिल का दौरा पड़ गया था। ये तो बहुत बुरा हुआ। तीन कौड़ी बाबू, मैं मनोरमा के बारे में। अरे नहीं नहीं अविनाश बाबू नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है मनोरमा को, वो तो बिल्कुल ठीक है। अरे भाई मैं ऐसा कुछ नहीं कह रहा, मैं तो उसके मन की बात जानना चाह रहा था। अरे अविनाश बाबू, आपकी ये बड़ी बड़ी बातें मेरे दिमाग में तो घुसती नहीं, तो समझू कैसे? भाई देखो, स्त्री का मन तो इस अभागे को कभी मिला ही नहीं, और न कभी उसके बारे में मैंने चिंता की। देखो अविनाश बाबू, बस मैं तो खाने पीने और सोने में ही अपने आप को आनंदित महसूस करता हूँ। अरे भाई उठो तो सही, उठो तो, छोड़ो इन बातों को। मैं ये कह रहा था, मैं मनोरमा को एक अंगूठी देना चाहता हूँ। सोच रहा था साथ में एक लाइन की चिट्ठी भी लिख दूं। अच्छा, एक लाइन ही तो लिखेंगे, तो तुरंत लिख डालिए। तो लो, मैंने लिखा है, देवी के चरण कमलों में विमुग्ध भक्त का पूजोपहार। क्या राय है तुम्हारी इस बारे में? अरे अविनाश बाबू, देखो ये आपकी अपनी बात है। भाई इस मामले में मेरी कोई भी राय देना ठीक नहीं है, फिर रिश्ते में तो वो मेरी बहन ही लगती है ना। अरे भाई समझो तो, मैं ऐसा कुछ नहीं कह रहा। अंगूठी क्या चरणों में दी जाती है? शायद कर कमलों में लिखा जाए तो बहुत ठीक रहे। अरे भाई अंगूठी तो है, चाहे वो चरण कमल में हो या कर कमल में, भला उससे फर्क क्या पड़ता है? और फिर किसी कोर्ट कचहरी में जाकर जवाब थोड़े देना है, आप तो सिर्फ चिट्ठी लिख डालिए। अरे भाई मेरी इच्छा है जो कुछ भी लिखा जाए वो सीधी तरह से उसका अर्थ समझ में आ जाना चाहिए। लेकिन एक बात सुनो, इसमें अर्थ की बात कहां से आ गई? मैं अंगूठी के बारे में भी कह रहा हूँ, इसके बारे में तो सोचो तुम। अरे अविनाश बाबू, अगर सोना चांदी धन दौलत किसी चीज की इतनी कीमत होती या रुपये पैसे की इतनी कीमत होती तो मेरा फटा हाल ना होता जैसा आप देख रहे हैं। भाई तुम क्या कह रहे हो? मेरी समझ से बाहर की बात है। तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। सुनाओ। मेरी इच्छा है, अगर चिट्ठी वाली ये लाइन बदलकर कुछ ऐसे लिख दी जाए, प्रेमिका के कर कमलों में अनुरक्त दास का प्रणय उपहार, तो शायद ज्यादा ठीक रहे। बिल्कुल ठीक रहेगा, लेकिन ये आपकी अपनी आपस की बात है, इस बात की राय देना मेरे बस की बात नहीं। हाँ ठीक रहेगा, मुंह से कह देने भर से नहीं काम हो जाएगा। ठीक रहेगा, भले आदमी जरा दिमाग पर जोर डालकर सोच समझ कर तो बताया होता, कह दिया ठीक रहेगा। हे भगवान, इसमें तो गुस्सा भी है। कम से कम उस बुड्ढे में इतना गुस्सा तो नहीं था।
अविनाश बाबू, मेरी राय है कि पहले वाली लाइन ज्यादा ही ठीक है। तो इस लाइन में क्या कमी है? अरे अगर कमी नहीं है तो फिर मुझे क्यों कहता है बार बार सोचने के लिए? कैसे बेकार के चक्कर में डाल दिया। अविनाश बाबू, एक बात आपसे कहूं, अगर किसी भी बात के बारे में सोचा जाए ना तो उसमें कोई ना कोई कमी जरूर निकल आती है, और अगर किसी बात के बारे में सोचा बिल्कुल ही ना जाए तो उसमें कोई कमी नहीं निकलती। बस मेरी समझ तो यही कहती है अविनाश बाबू। ये हुई ना पते की बात। तुम्हारी बात अब समझ में आई। तुम्हारे कहने का मतलब है शादी से पहले अगर प्रेमिका कहा जाए तो लोग कुछ और ही सोचने लगेंगे। नहीं नहीं, वो आपकी अपनी प्रेमिका है, आप उसे चाहे चिट्ठी दे, सोना दे, अंगूठी दे, कुछ भी दे, कोई नहीं सोचेगा। आप लिख डालिए। नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं। पहले वाली लाइन बिल्कुल ठीक रहेगी। अरे राय तो मेरी भी यही है, आप पहले वाली लाइन ही रहने दीजिए। पर जरा सोचकर देखो तो सही, वाक्य ठीक तो लग रहा है ना? हे भगवान बचा ले, ये तो मुझे फिर से सोचने के लिए कह रहा है। अविनाश बाबू, मैंने बचपन से लेके और आज तक सिर्फ खाने के बारे में सोचा है, और मेरी इच्छा है कि मैं मरते दम तक सिर्फ खाने के बारे में सोचूं। मेरी समझ तो सिर्फ यही कहती है। ओहो, तुम चुप भी रहोगे या नहीं? अपनी ही बकवास सुनाए जा रहे हो। मुझे भी कुछ सोचने दोगे या नहीं? अरे आप खूब सोचिए, भला मुझसे क्यों कहते हैं सोचने के लिए? और हाँ, जरा रुकिए, मैं भी आपके लिए केदार बाबू को बुलाकर लाता हूँ। वो मुझसे ज्यादा अच्छा सोच भी लेते हैं और आपकी समस्या का हल भी हो जाएगा। मेरे लिए तो वो बुढ़ा ही ठीक था भाई। अविनाश, अब तुम्हें कौन सा काम आन पड़ा था केदार बाबू से? मैं उन्हें अपनी नई पुस्तक का परिचय सुना रहा था। तो 3 कौड़ी उनके पास गया और जाकर पैरों में लिपट गया उनके। मेरा वो काम अभी तक समाप्त नहीं हुआ है भाई साहब। तुम्हारा काम समाप्त नहीं हुआ तो मेरा परिचय भी कहाँ समाप्त हो गया? अच्छा तो ठीक है, आप इन्हें ले जाइए। अरे नहीं नहीं केदार बाबू, अविनाश बाबू, आपका काम बहुत जरूरी है। आप मुझे तुरंत चिट्ठी दीजिए, मैं चलता हूँ। अरे आप उसकी चिंता क्यों करते हैं? अरे नहीं, आप एक बात सुनो, भगवान ने हमें वो ताकत दी है कि आप हमें अपने घर से कितना ही क्यों ना निकाल ले, लेकिन हम किसी ना किसी रास्ते से जरूर घुस आएंगे। और हमारे दोस्त तो यही कहते हैं कि इन्हें कहीं भी भेज दो, अगर ये शमशान में भी होंगे ना तो वहां से भी उठकर वापस आ जाएंगे। तू अपनी बकवास बंद नहीं करेगा 3 कौड़ी? चुप रहा कर। अच्छा, बाद में भी तो असलियत सामने आ जाएगी, सबको हमारी औकात नहीं पता चल जाएगी। केदार बाबू, छोटे बाबू, आप दोनों के लिए थान लग गए हैं। अरे, और मेरे लिए रास्ता बंद है। भाई हो भी क्यों ना, जन्मते जिसकी मां धोखा देकर मर गई हो, भला दुनिया वाले उसे पूछेंगे क्यों? लेकिन एक बात सुनिएगा भाई साहब, क्या मैंने आपको बिना हिस्सा दिया आज तक कुछ खाया है जो आज खाऊंगा? खैर, जल्दी जाइए और जल्दी भोजन करके वापस आइए। मैं ज्यादा देर तक भूख को संभाल नहीं पाऊंगा। मुझे लगेगा कि आप लोग रसोई में बने हुए 36 व्यंजनों का मजा ले रहे होंगे। अरे भाई 3 कौड़ी, तुम क्या बिना भोजन करे रहोगे? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुम्हारे लिए इंतजाम करता हूँ। कृष्णा, उनके लिए भी भोजन ले। मुझे कुछ नहीं पता। अरे 3 कौड़ी, मालूम, तुम हमारे भोजन में हमारे साथ खा लेना। अरे अविनाश बाबू, खींचातानी से कोई लाभ नहीं। आप लोग जाकर खा आइए। लेकिन हाँ, खिलाने का माल तो केवल बैकुंठ बाबू जानते हैं। उस दिन की बात भूले थोड़े ही होंगे बैकुंठ बाबू। केदार भाई, वो एक लाइन जरा पूरी नहीं हुई। अरे वो भोजन के बाद ठीक कर लेंगे, चलो।
चलो भाई, मनोरमा का विवाह भी बिना किसी रुकावट के संपूर्ण हो गया। लेकिन जब तक यहाँ ये बैकुंठ बाबू हैं, तब तक मैं आराम से नहीं रह पाऊंगा। इन्हें उपाय कर लिए बुढ़े को भगाने के, लेकिन फिर भी इसके कान पे जू नहीं रेंगती। केदार बाबू जी, ये क्या हाल चाल है? आपका चेहरा रोना सा प्रतीत होता है। कोई शिकायत तो नहीं आपको? नहीं, शिकायत क्या, वो डॉक्टर ने मुझे बिल्कुल मानसिक परिश्रम के लिए बिल्कुल मना किया है, खास तौर से पढ़ने लिखने के काम के। भाई ये तो सचमुच बहुत चिंता की बात है। तुम ऐसा करो, कुछ दिन घर बार छोड़कर यहाँ आकर विश्राम करो। हाँ, वैसे जगह तो सही है, लेकिन अगर पढ़ना लिखना बिल्कुल ना हो तो ज्यादा ठीक रहेगा। बिल्कुल, ये जगह तुम्हारे लिए बिल्कुल सही है। पर वो बेणी बाबू। बेणी बाबू? हाँ, बेणी बाबू नहीं, विपिन बाबू। जी जी जी, विपिन बाबू। वो क्या लगते हैं? वो आपकी बहुरानी के लगते हैं कुछ? हाँ, वो उसके चाचा लगते हैं। हाँ हाँ हाँ, शायद चाचा ही लगते हैं। उन्हें किसी ने रहने के लिए मेरा ये कमरा बता दिया। अच्छा। हाँ, तो ये तो बहुत बढ़िया जगह है। यहाँ तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, आप बात समझे नहीं। इसी कमरे में तो मैं लिखा पढ़ा करता हूँ। अरे, तो उन्हें आपके लिखने पढ़ने से क्या दिक्कत है? आप आराम से लिखिए पढ़िए, वो आपको मना नहीं करेंगे। अरे आप समझे नहीं, वो क्यों मना करने लगे भला? वो तो बेचारे बहुत भले आदमी। पर क्या है ना, एक आदत उनको बहुत खराब है। लेटे लेटे कुछ गीत गुनगुनाते रहते हैं, उससे लिखने में थोड़ी समस्या है। अरे अच्छा, तो नहीं, वो आप ऐसा कीजिए, पास में बुला के कुछ समझा दीजिए। अरे नहीं, भले आदमी हैं, इसकी आवश्यकता नहीं है। अरे तो ऐसी क्या बात है, मैं उन्हें सख्ती से मना किए देता हूँ। नहीं नहीं केदार बाबू, ऐसा मत कीजिए। तो क्या है ना कि लिखते हुए गाना तो मुझे भी अच्छा लगता है, पर मैं सोचता हूँ कोई अलग कमरा होता तो वो भी ठीक से अपना गा बजा लिया करते और मैं भी अपना काम ठीक से कर लिया करता। लेकिन उन्हें एक आदमी की जरूरत तो हमेशा रहती है। हाँ, ये बात तो आपने बिल्कुल ठीक कही। आदमी है बड़े मिलनसार, या तो हर समय गपशप करते रहेंगे, याद आते रहेंगे। ऐसी बात नहीं, मैं भी उनका सम्मान करता हूँ। पर केदार बाबू, आपसे क्या छुपाना, आप तो घर के आदमी हैं। आप अन्यथा मत लीजिए। आप बताइए। वो मेरी स्वर सूत्रसार पोथी थी ना, स्वर सूत्रसार जो पोथी थी, वो लाल सी जो आपकी एक किताब हुआ करती थी। अच्छा, उसका कहीं पता नहीं चल रहा। अच्छा, अरे बैकुंठ बाबू, वो आपने भला रखी कहाँ पर थी? अरे यही इसी कमरे में तो रखी रहती थी मेज पर। अब आजकल इस कमरे में लोगों का बराबर आना जाना लगा रहता है, मैं तो किसी से कुछ कह भी नहीं सकता। पर केदार बाबू, मेज की इस खाली जगह को जब देखता हूँ ना, तो ऐसा लगता है जैसे किसी ने मेरी पसली की एक हड्डी निकाल ली। हाँ 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 हाँ, मुझे याद आ गया था। मैंने अक्सर अविनाश को आपकी पुस्तकें ले जाते हुए देखा है। अरे नहीं, वो तो मेरी पुस्तकें पढ़ता भी नहीं। अरे नहीं बैकुंठ बाबू, पढ़ता नहीं है, बेच दिया करता है। बेच दिया करता है? अरे तो आपको मालूम ही नहीं। असल में क्या है, नई नई शादी है, नए नए शौक हैं, खर्चा है बहुत ज्यादा। तो मैंने उससे कई बार कहा कि भाई ऐसा किया करो, अपनी तनख्वाह में से थोड़े पैसे अपने पास रख लिया करो। अब लेकिन वो बोलता है कि भाई साहब को ऐसा कहते हुए मुझे बहुत शर्म आती है, इस तरह की बात। हाँ भाई,
लड़का है अभी, प्रेम की उपेक्षा भी नहीं कर सकता, और फिर बड़े भाई के मान सम्मान का भी उसे ध्यान रखना पड़ता है ना। चलो खैर, अब जैसे भी होगा बैकुंठ बाबू, मैं आपकी उस पुस्तक का उद्धार करूंगा, चाहे जिस कीमत पर भी हो। रुपए पैसे की आप चिंता मत करना केदार बाबू, उस पोथी का उद्धार अवश्य करना। बिल्कुल, मैं आजीवन आपका ऋणी रहूंगा। अरे बैकुंठ बाबू, ये तो मेरा फर्ज है। उस पुस्तक के बाजार में तो कोई 4 पैसे भी नहीं देगा। सौदा बढ़िया है, धर्म रक्षा भी होगी और थोड़ा बहुत पैसा भी हाथ में आएगा। भाई साहब, क्या बात है अभी? मुझे थोड़े रुपयों की जरूरत थी भाई साहब। अरे तो इसमें लजाने वाली कौन सी बात है भाई? मैं तो कहता हूँ अपनी पगार के सारे पैसे तुम स्वयं रख लिया करो। भाई मैं तो हो चला बूढ़ा, मुझे तो कुछ ध्यान ही नहीं रहता, इधर उधर रखकर कहीं भूल गया तो बस। भाई साहब, ये आज कैसी बातें कर रहे हैं आप? अरे बातें क्या, सच ही तो कह रहा हूँ। भाई तुम गृहस्थ हो गए हो, शादी हो गई है तुम्हारी, और मैं हो गया अब सन्यासी। ब्याह? भाई साहब, आपने ही तो मेरा ब्याह करा दिया। अगर उस ब्याह के कारण ही मुझे दूसरा समझने लगे हैं तो रहने दो। अब कहा तो कहा, फिर कभी पैसों का नाम भी नहीं लेगा। अरे अरे नाराज हो गया? अरे सुन तो, अरे मेरी बात तो सुन। जल्दी क्रोध करता है ये लड़का कुछ। मेरा दिल तू ही मेरी मंजिल है, कहीं बीते ना ये रातें, कहीं बीते ना ये दिन। रैनी बाबू नहीं, विपिन बाबू कहिए, विपिन बाबू। जी जी विपिन बाबू, ये पुस्तकें जो आपने बिस्तर पर डाल रखी हैं, क्या आप इन्हें पढ़ा करते हैं? मैं भला इन्हें क्यों पढ़ने लगा? मैं तो इन्हें बजाया करता हूँ। बजाया करते हैं? तो आपके लिए तबला या मृदंग? बैकुंठ बाबू, ये सब चीजें तो मैं बजाना जानता ही नहीं, मैं तो बस किताबें ही बजाया करता हूँ। हाँ बैकुंठ बाबू, कई दिनों से एक बात कहने की सोच रहा था, पर समय पर याद ही नहीं रहती। वो क्या है ना कि देखिए, आपने इस कमरे में जो आलतू फालतू किताबें ये सारी चीजें कचरा डाल रखा है ना, आप इन्हें यहाँ से हटवा लीजिए। वो क्या है कि मेरे मिलने जुलने वाले लोग आते हैं, उन्हें बड़ी परेशानी होती है, उनके लिए तो बैठने की जगह ही नहीं रहती। पर उठाकर ले कहाँ जाऊं? कोई और कमरा भी तो नहीं। इधर इस कमरे में केदार बाबू हैं, डॉक्टर ने उन्हें विश्राम के लिए कहा है, और इधर इस कमरे में आजकल ना जाने कौन कौन, मैं तो जानता भी नहीं। मेरा मतलब है वेणी बाबू। वैनी बाबू नहीं, विपिन बाबू कहिए। जी जी विपिन बाबू, यदि आप इन्हें एक कोने में चिपटा कर रख दें तो शायद आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। देखिए, थोड़ी सी परेशानी जरूर कम होगी, मगर दिक्कत तो रहेगी ना। वो क्या है कि मैं ऐसी किचड़ पिचड़ वाली जगह को पसंद ही नहीं करता, मुझे रहना अच्छा नहीं लगता। आप ये पुस्तकें हटवा लीजिए, ठीक है ना? बहुत अच्छे समय आए हो भाई। ये अपने वेणी बाबू है ना? अरे वैनी बाबू नहीं, विपिन बाबू कहिए। ये अपने विपिन बाबू है ना, इन्हें इस कमरे में तकलीफ है। तो फिर तकलीफ उठाने की जरूरत भी क्या है? इनके पुरखे, मेरा मतलब बाप दादा, उनका भी तो घर होगा कहीं ना कहीं, वही क्यों नहीं चले जाते? अरे फिर वही छोटा मुंह बड़ी बात। अरे अजीब काट का उल्लू है, अबे बोलने की भी तमीज नहीं है। पहले से बता रहा हूँ बाबू साहब। अरे अगर गाली अरे बची तो अरे क्या करता है? अरे क्या करता है इतना तू?
तू मुझे जानता नहीं है? मेरा नाम बैनी बाबू है, बैनी बाबू। बैनी बाबू नहीं, विपिन बाबू। हाँ, विपिन बाबू है, विपिन बाबू। हाँ, अरे देखो, इस घर में तो मेरे पाँव की जूती की धूल भी नहीं रहना चाहती, समझे? मैं तो चला। अरे आप कहाँ जा रहे हैं? आप रुकिए, मैं क्षमा मांगता हूँ। अरे छोड़ो बैकुंठ बाबू, मैं तो चला, जिधर चले रास्ता मैं तो चला। अरे इसना, भला तू ये तो बता, तूने ऐसा क्यों किया? अरे तेरे कारण मुझे घर बार छोड़कर जाना पड़ेगा, तभी तुझे चैन पड़ेगा क्या? क्या कहते हैं बाबू साहब, मेरी वजह से आपको घर द्वार छोड़ के जाना पड़ेगा? अरे तू एक बात तो सुन, हम तो तेरे साथ बहुत पहले से हैं, इसलिए तेरी सारी बातें सुनने के आदी हो गए। पर बाहर वाले तेरी बातें क्यों सहन करेंगे? अरे तनिक ठंडे मिजाज से बात किया कर भाई। बाबू साहब, मैं ठंडे मिजाज रखूं तो रखूं कैसे? इन लोगों के हाल चाल और रंग ढंग देखकर तो मेरे तन बदन में आग लग जाती है। अरे सुन तो सही, ये हमारे नए रिश्तेदार हैं, इनका अपमान करोगे तो अविनाश को बुरा लगेगा, उसका दिल दुखेगा, वो मुंह से कुछ नहीं कहेगा लेकिन अंदर ही अंदर घुटता रहेगा वो। ये बड़ी बात है बाबू साहब, मैं नहीं जानता, ऐसी बात नहीं है। इसीलिए तो मैं आपसे छोटी उम्र में ब्याह करने की बात कर रहा था। अगर ठीक उम्र में ब्याह हो गया होता तो ऐसी हालत पैदा ही नहीं होती बाबू साहब। अच्छा ठीक है, तू ज़्यादा बातें मत कर, जा, मैं अपने आप सोच समझ लूँगा। हाँ, खूब सोच समझ लीजिएगा। और एक बात है, उसे और सुन लीजिए। बहू रानी की न चाची, न मामी, न बुआ, पर एक बुढ़िया है, सो वो नीरू दीदी को इतना परेशान करती है कि पूछे मत, और मैं अब और नहीं सह सकता। अरे अपनी नीरू तो किसी बखेड़े में पड़ती भी नहीं, फिर ऐसी क्या बात हुई? अरे वो बुढ़िया दिन भर उन्हें नौकरानी की तरह काम में घसीट कर रखती है, और कल मुँह ही काले मुंह पर क्या कहती है कि तुम छोटे भाई की कमाई पर रईसी दिखाते हो। सच कहता हूँ बाबू साहब, अगर बुढ़िया के दांत होते ना तो माँ कसम सारे के सारे तोड़ देता। अरे अपनी नीरू भी तो कुछ कहती है कि नहीं? आखिर वो है तो अपने बाप की ही बेटी ना। फूल सा चेहरा सूख कर मुरझा गया है, पर फूटे मुंह उसने एक बात भी नहीं कही। सीधी है ना बेचारी। ऐसे समय की एक ही कहावत है इसना, साँच को कहीं आँच नहीं, जो सहता है अंत में जीत उसी की होती है। बाबू साहब, ये बड़ी बड़ी बातें मेरे ज्ञान से बाहर हैं। मैं एक बार छोटे बाबू से खबरदार इसना, अविनाश से कुछ मत कहना। तो फिर क्या मैं चुपचाप बैठा रहूं? नहीं, मैंने एक रास्ता सोच निकाला है और शायद ये सही भी रहेगा। यहाँ जगह कम है, इन लोगों को काफी तकलीफ रहती है। अविनाश की जब गृहस्थी बस गई है, उसके खर्चे भी बढ़ गए हैं और मुझे उस पर और अधिक भार नहीं बनना चाहिए। मैं सोचता हूँ ये घर बार छोड़ दूँ, लेकिन यही ठीक रहेगा। लेकिन बाबू साहब, लेकिन कुछ नहीं इसना, जब जैसा समय आता है वैसा करना ही पड़ता है। लेकिन बाबू साहब, आपका पढ़ना लिखना वो कैसे चलेगा बाबू साहब? पढ़ना लिखना, अरे लिखना पढ़ना भी कोई काम है क्या भला? मेरे इस लिखने पढ़ने से सभी हंसा करते थे, क्या मुझे मालूम नहीं भला लिखने पढ़ने की क्या आवश्यकता है? तू तो खुद समझदार है इसना। लेकिन बाबू साहब, छोटे बाबू से तो कह सुनकर जाना ही चाहिए ना। अरे नहीं, उससे कहूँगा तो वो जाने नहीं देगा, वो तो मुझे जाने के लिए कभी कह ही नहीं सकता। यहाँ से तो मुझे छिपकर ही निकलना पड़ेगा बिना किसी को बताए। हाँ, नीरू से अवश्य कहना पड़ेगा, उससे जरूर मिलना पड़ेगा। वो बहुत कोमल हृदय है, उससे तो मिलकर ही जाना पड़ेगा। अरे बड़े भाई साहब केदार बाबू, अरे जरा रुकिए तो सही। मैं आपको कितनी देर से आवाज दे रहा हूँ, आप रुके क्यों नहीं? वाह जी वाह, आपने मुझे खूब चकमा देकर अस्पताल भिजवाया, लेकिन मैं भी पूरा गुरु हूँ। तुमने मुझे चकमा दिया और मैं अस्पताल वालों को चकमा देकर आ गया, और आपके सामने अभी तक जिंदा खड़ा हूँ भाई साहब। अबे कहने की क्या जरूरत है, साक्षात देख रहा हूँ सामने खड़ा है।
अच्छा, बहुत अच्छा किया आपने जो एक भी दिन देखने मुझे अस्पताल नहीं आए। अन्यथा अन्यथा क्या हो जाता? यमराज ने तो सोच लिया था कि जब इसे पृथ्वी पर ही कोई नहीं पूछता तो भला मैं इसकी कदर क्यों करूं? साधारण जीव समझकर जिसे दुनिया वाले नहीं पूछते उसने भी मुझे ठोकर मारकर वहां से निकाल दिया। लेकिन भाई साहब, जब मैं अस्पताल में था ना तो एक चीज जरूर सोचता था कि तुम बैकुंठ बाबू को धोखा जरूर दोगे। अबे ये मेरे रिश्तेदारों का घर है, समझ रहा है? मेरे रिश्तेदारों का घर है। पता भी है तुझे ये बात? अच्छा, अब मुझसे क्या बात छिपी है भला? क्यों नहीं जानूंगा कि तुम्हारे रिश्तेदारों का घर है? लेकिन मैं यहाँ आया इसलिए था कि मैं बैकुंठ बाबू का पोथा पूरा सुनकर जाऊं। लेकिन तुम्हारी वही फितरत है ना कि अपना काम निकल गया और दूसरों को। थोड़ी, अगर तूने दोबारा इस तरह की बात की ना मुझसे तो तेरे वो खान मलूंगा कि क्या किसी ने मरे होंगे। सच बात कहने से लेकिन मैं कभी पीछे नहीं हटूंगा। आप मेरे कान ही तो ऐठेंगे, जी भरकर ऐठिए, लेकिन मैं सच बात जरूर कहूंगा। चीज है बचाएगा और क्या। बढ़िया, तो बहुत अच्छी अच्छी बातें सीख कर आया है? इतनी धर्म की बातें कहाँ से सीख आया तू? एक बात है भाई साहब, अभी इस दुनिया में धर्म बचा है, खत्म नहीं हुआ है अभी धर्म। और अब आप बूढ़े बैकुंठ बाबू को इतना सताइए मत। तुमने जो मेरा किया वो तो एक अलग बात है, लेकिन बूढ़े बैकुंठ बाबू कहीं दिखाई नहीं पड़ते। क्यों, क्या किया तुमने उनके साथ? इस हरामखोर को चाहे मारो चाहे कुछ भी करो, लेकिन ये यहाँ से टलेगा नहीं। गौड़ी हाँ, ले ये पैसे रख और जा बाजार कुछ खा पी कर जा। अरे भाई साहब, इस समय आपको मुझे कुछ खिलाने पिलाने की याद नहीं दिलानी चाहिए थी। अरे हाँ, जब तुझे भूख लगी हुई है तो क्यों नहीं खाएगा? चल 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 चल, मैं तुझे बता दूंगी। चल चलो भाई साहब, चल चल तू मेरे साथ चल। सोचा था ये पोथी पत्रे सब यही छोड़ जाऊंगा, पर नीरू तो सुनकर रोने लगी। सोचा बेचारी ने अपने बुढ़ापे के खिलौनों पर यूं बाबूजी किसके सारे छोड़े जाएंगे। चल इतना, इन्हें किसी चादर में लपेट दे।